सो हे गाइस, जेड डायनेस्टी के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो आएगा सैटरडे को। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि वाइल्ड डॉग ने शाओफेन यानी कि गुइली का पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वाइल्ड डॉग को खुद भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो तभी अचानक से ही उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है, जिससे कि वो नीचे गिर गया था। लेकिन फिर ये चीज देख लिटिल मंकी श्याओ हुई जोरो के साथ में उछलने लगता है और वाइल्ड डॉग का मजाक उड़ाने लगता है। श्याओ हुई उसका इस वजह से मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वाइल्ड डॉग एक बुरा पर्सन है, लेकिन फिर भी वो लिटिल श्याओ हुआन को खुश करने की कोशिश कर रहा था। जिससे कि गुइली श्याओ हुई से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ। तो फिर श्याओ हुई उसको बताने लगता है कि जिस समय पर बारिश हो रही थी तब मैं और श्याओ हुआन दोनों ही बारिश में भीग रहे थे, लेकिन ये वाइल्ड डॉग वहाँ पर एक छाते को लेकर आ गया ताकि वो उस लिटिल गर्ल श्याओ हुआन को खुश कर सके। और इसीलिए फिर वो मजाक उड़ाते हुए पहुंच जाता है शाओफेन के ऊपर। वाइल्ड डॉग ये कह रहा था कि कहीं ये मंकी पागल तो नहीं हो गया है। तभी शाओफेन वाइल्ड डॉग से ये कहने लगता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले बहुत ही जोरों की बारिश हो रही थी, या तुम भविष्य बताने वाली लड़की के पास में छाते को लेकर गए थे, और यही इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई एग्जिस्ट करती है। और वो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो वाइल्ड डॉग उससे कहता है कि तुम ये जानते हो कि मैंने ना जाने कितने ही लोगों को जान से मार दिया। हाँ, वैसे 1000 तक तो गिनती नहीं पहुंची है, लेकिन करीबन मैंने 800 लोगों को तो जान से मारा ही मारा है। तो शाओफेन उससे कहता है कि अब तुम चाहे 1000 को मारो या फिर 800 को मारो, मुझे आखिर उससे क्या ही लेना देना। मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा उस छाते को ले जाने के पीछे क्या इंटेंशन था। जो बातें सुनने के बाद वाइल्ड डॉग का तो दिमाग ही खराब होने लगता है। विली उससे कहता है कि डेडली एबिस के बाद आज तुमने मुझे दोबारा से सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है। इसलिए मेरे ख्याल से तुम एक बहुत ही अच्छे हीरो बन सकते हो और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन की जान बचा सकते हो। जिससे कि वाइल्ड डॉग कहने लगता है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरा जन्म बुराई के साथ में ही हुआ था और मैं मरते दम तक बुराई ही करता रहूंगा। मैं आखिर क्यों ही हीरो बनूंगा और ब्यूटीज को बचाऊंगा। वो गर्ल वैसे उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना कि तुम मुझसे कह रहे हो। लेकिन तभी वाइल्ड डॉग को रियलाइज होता है कि वो लड़की सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। लेकिन तभी वो देखता है कि अब तो शाओफेन यहाँ से उसकी आंखों के सामने से दोबारा से गायब हो चुका है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है राइट पाथ के ग्रुप वाले लोगों को, जो सभी के सभी उन स्वैम्प्स के आसपास पहुंच चुके थे। वो लोग ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। लेकिन तभी अचानक से ही कुछ लोग उसी दलदल में डूबने लगते हैं, जिससे कि बड़ी ही मुश्किल के साथ में उनके साथियों ने उनको बचा पाया था। लेकिन एक बंदा उन्हीं लोगों की आंखों के सामने उसी दलदल के अंदर डूब जाता है, जिससे कि ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि ये घटना उनमें से किसी के साथ में भी हो सकती है। जिससे कि फिर ये सभी के सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बारे में फिर तभी ब्रदर शाओ ये कहने लगे थे कि जरूर से डीमन सेक्ट वालों ने जानबूझकर हमें यहाँ तक आने दिया ताकि हम लोग इन दलदलों में फंसकर मारे जाएं। जिससे कि फिर तभी मिस्टर ली हाओ ब्रदर शाओ से कहते हैं कि आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। ब्रदर शाओ बताते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना था कि यहाँ पर आते ही लोग मारे जाते हैं किसी अनजानी शक्ति के द्वारा, और मेरी नजर में ये वही शक्ति और ये वही जगह है। इसीलिए फिर तभी एक मॉन्क ब्रदर शाओ से कहते हैं कि आप हमें अपना प्लान बताइए, क्योंकि वैसे भी शाम होने वाली है और खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डीमंस रात के समय में और भी ज्यादा ताकत के साथ में हमला कर पाएंगे। ब्रदर शाओ ये कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर रहने का ठिकाना बना लेना चाहिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। ब्रदर शाओ की बात को मानने के लिए वो सभी के सभी लोग तैयार भी थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कितने बड़े खतरे आ सकते हैं। छोटे मोटे खतरों की बात की जाए तो ये इंसेक्ट ही काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चेन शेन टांग हॉल को, जहाँ पर हॉल मास्टर युआंग जी के पास में उसके काफी सारे सिपाही आ जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर जो बंदे आए हैं ट्रीजर को लेने के लिए, उनमें से उन तीनों के ही सेक्ट का कोई भी बड़ा पावरफुल आदमी नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर यंग मास्टर्स आए हैं हमें उन्हें भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें छोटा मोटा समझेंगे या नजरअंदाज करेंगे तो वो लोग भी काफी बड़ी मुसीबत को खड़ा कर सकते हैं। जिससे कि फिर तभी युआंग जी कहता है कि यहाँ से वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। युआंग जी कहता है कि नहीं, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग काम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि मैंने प्लान बनाया था। हम लोग सबसे पहले अपनी एक टुकड़ी के साथ में जाओ और मेरा इंतजार करो। जिससे कि युआंग जी की ये सेना यहाँ से निकल जाती है हमला करने के लिए। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ब्रदर जैंग को, जो कि अपनी चारों तरफ ही देख रहा था कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि अब ये सभी राइट स्पाथ वाले एक जगह पर रुककर अपना कैंप लगाने वाले हैं। जैंग यहाँ पर शाओ को बताता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, कोई भी कहीं पर खतरा नहीं है। जिसके बारे में फिर ब्रदर शाओ बताने लगता है उन मॉन्क्स को, जिससे कि वो ब्रदर शाओ को बताते हैं कि ये जगह हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के बारे में बात करने के लिए ब्रदर शाओ पहुंच जाता है लूशी के पास में। फिर तभी
तभी हम लोग वहीं पर देखते हैं बुलडर ली होंग और उसकी पार्टनर लीजी को, जो कि ये कह रही थी कि ये जो चेंशन टैंक है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी आखिर हम लोग उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। ली होंग कहता है कि हाँ मैं भी इसी के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर फिर तभी ब्रदर ली आ जाते हैं मोंक धर्मा के साथ में। वो ये कहने लगते हैं कि ब्रदर ली होंग ये पूरा का पूरा एरिया घिर चुका है डेविल्स के जालों से, इसीलिए मुझे लगता है कि अब जरूर से आज रात कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ तो होगी ही, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसके लिए हम लोग पहले से ही चौकन्ने हो जाएं। जिससे कि ली होंग कहता है कि ब्रदर शायद आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जो चेंशन टैंक है वो काफी समय पहले खत्म हो चुका है। हाँ मैं ये जानता हूँ कि यू यांगजी के तरीके काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आखिर एक बंदा हम लोगों का कितनी देर तक सामना कर पाएगा। इसीलिए आप लोग ज्यादा चिंता मत करो और आराम से आराम करो, क्योंकि कल हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी है। इसके बाद फिर हम लोग वहीं की एक पहाड़ी के ऊपर देख पाते हैं शाफैन को, जो कि अब यहाँ पर अपनी उस प्लानिंग को याद करने लगता है जिसके बारे में उसको बताया था सोवरेन घोस्ट किंग ने। शाफैन इस बात को जानता है कि ये जो यू यांगजी है वो आज यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देकर राइट स्पाथ वालों को हराने के लिए, क्योंकि उसने सीक्रेटली अपनी एक काफी बड़ी फौज को तैयार कर लिया है जो कि हमला करने वाला है आज की रात को। वाकई में होने वाला भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि तभी यू यांगजी अपने साथियों से कहने लगता है कि आज हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है अपने चेंशन टैंक हॉल के एंसेस्टर के बदला लेने का, इसीलिए अब जाओ और इन अच्छे लोगों की खून की नदियां बहा दो। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के साथ साथ उसके साथ ही जाने लगते हैं उनको मारने के लिए, जिससे कि वे तुरंत ही यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो चुकी थी, जिसके अंदर राइट स्पाथ वाले काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। जो चीज देखकर यू यांगजी काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो रहा था, लेकिन शाफैन इस बात को जानता है कि यू यांगजी के लिए जीतना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं केंगुइन सेक्ट के सभी पावरफुल डिसाइपल्स, जहाँ पर केवल लूशी ने ही अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए यू यांगजी के काफी सारे बंदों को मार दिया था, जिसके साथ साथ और भी सभी के सभी पावरफुल बंदे सामने आ चुके थे। जिन सभी लोगों को इकट्ठा देखकर तो यू यांगजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये डिसाइपल्स इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। बुलडर शाह कहते हैं कि हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत ही घमासान युद्ध भी होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शाफैन के डीमन सेक्ट वाले कुछ बंदे आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये जो चेंशन टैंक का हॉल है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि यू यांगजी ने यहाँ पर भी ऑलरेडी जाल बिछाकर रखा हुआ था, क्योंकि उन लोगों के एंटर करते ही उस एरिया में चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे बंदे उसी के अंदर ही फंस गए थे। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो सील के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक निकलता है उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन ये जो फॉर्मेशन अटैक होता है वो इतनी आसानी के साथ में हार नहीं मानने वाला था। इसकी वजह से ये शाफैन के सभी साथियों की जान खतरे में आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा फोर्स का यूज करना पड़ रहा था उस अटैक को रोकने के लिए, जिनके ऊपर यू यांगजी के साथियों की भी नजर होती है। लेकिन अब तभी राइट स्पाथ वालों की तरफ से वहां पर आ जाता है लिन जिंगयू, जो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड और अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए डीमन कल्ट के बंदों की हालत खराब कर रहा था। लेकिन उसे अभी तक यू यांगजी की ताकत का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो वैसे तो कई सारे लोगों को घायल कर चुका था, लेकिन जैसे ही यू यांगजी अपनी एक फॉर्मेशन अटैक को यूज करता है तो उसकी वजह से लिन जिंगयू की भी हालत खराब हो गई थी, कि वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और यू यांगजी ने जैसे ही अपने एक डेडली अटैक को कर दिया था तो जिंगयू को बचाने के लिए उसके सामने उसके सभी साथियों को भी आना पड़ता है, तब जाकर इतनी पावर के साथ में वो लोग उसके अटैक को रोक पाए थे। और जैसे ही ये लोग फाइट करने से थोड़ा सा रुक जाते हैं तो फिर तभी एक बंदा यू यांगजी को बताता है कि हमारे डिसाइबल्स काफी ज्यादा मारे गए हैं, इसीलिए अब हमें इन लोगों से निपटने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना होगा। तभी ली होंग ब्रदर शाह से कहता है कि सच में आपका प्लान तो काफी कारगर साबित हुआ। मोंक धर्मा कहते हैं कि ये सब कुछ हमारी एकता की वजह से हुआ है, लेकिन वाकई में जिंगयू अभी तक उस अटैक से खुद को रिकवर नहीं कर पाया था। इससे कि सभी लोग समझ जाते हैं कि डीमन यू यांगजी की फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए ब्रदर शाह कहते हैं कि हम सभी को मिलकर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी इसको हराने के लिए, और उसके साथ में अकेले फाइट करने की तो कोशिश भी मत करना। तभी फिर ब्रदर शाह यू यांगजी से कहने लगता है कि हम इस बात के बारे में जानते थे, तुम चुपके से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश तो जरूर से करोगे, लेकिन इस चीज को मैं तुम्हारी वीरता तो बिल्कुल भी नहीं समझूंगा। जिससे कि फिर यू यांगजी कहता है कि तो फिर आकर तुम वीरता कहते किसको हो। जैसे कि ब्रदर शाह कहते हैं कि तुमने तो ये सोचा होगा कि ये तो सभी के सभी न्यू जनरेशन के डिसाइपल्स हैं, इसीलिए तुम आसानी के साथ में हमें हरा भी दोगे, लेकिन ये किसे पता था कि हम तो तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन फिर इस बात से गुस्से में आकर यू यांगजी अपनी काफी पावरफुल फॉर्मेशन को यूज करने लगता है। साथ ही दूसरी तरफ जो डीमन कल्ट के बंदे उस फॉर्मेशन के नीचे फंसे हुए थे तो फिर तभी उन्हें वहां से निकालने के लिए पहुंच जाता है गुइली शाफैन। इस
बंदे की ताकत का अंदाजा यहाँ पर किसी को भी नहीं है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसके सामने अब कोई भी नहीं टिकेगा। और इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए वो अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक को समन कर सके जो कि इसको तोड़कर अलग कर दे। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि शाओफैन ने अपनी पावर के केवल एक ही झटके के साथ में उस फॉर्मेशन को तोड़ने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद यू यांगजी के साथियों को भी इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद फिर वो कहता है कि इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि अब ये यू यांगजी जैसे ही अपनी उस फॉर्मेशन को यूज करने वाला है तो राइट स्पाथ वाले सभी के सभी बंदे एकदम ही तैयार हो चुके थे। यू यांगजी अपने साथियों से कहता है कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, तब तक के लिए मैं इन लोगों को संभालता हूँ। लेकिन ब्रदर शाओ कहते हैं कि ये बंदा यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए। जिसके तुरंत ही बाद ये सारे के सारे लोग एक ही साथ में हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके तुरंत ही बाद यू यांगजी ने यूज किया था अपने काफी बड़ी रॉक को, जिसको सबसे पहले ब्रदर शाओ दो टुकड़े करते हैं और बाकी लोग उसको क्रश कर देते हैं। लेकिन यू यांगजी इस फाइट के दौरान अपनी जिन स्किल्स को यूज कर रहा था वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी बड़े एक्सपीरियंस्ड लेवल की होती है, क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे बंदों का मुकाबला कर रहा था जिसमें हर एक सेकंड पर उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमले हो रहे थे। तभी ब्रदर शाओ अपनी 7 स्टार वॉर टेक्निक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। लेकिन इतने बड़े अटैक के बाद भी यू यांगजी काफी आसानी के साथ में बच गया था, जिससे कि फिर बाकी के लोग तुरंत ही उसके ऊपर हमला भी करने लगते हैं। लेकिन यू यांगजी ये कह रहा था कि तुम बच्चे क्या सोचते हो, क्या तुम लोग वाकई में मिलकर मेरा मुकाबला कर पाओगे या मुझे पकड़ भी पाओगे? क्योंकि वो अकेले जिस लेवल पर उन लोगों के साथ में फाइट कर रहा था वो देखने लायक थे, क्योंकि इसके फॉर्मेशंस बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और हर एक सेकंड पर जो उसके ऊपर अलग अलग पावर के साथ में हमले हो रहे थे वो उनसे खुद को बचाने के लिए हर बार ही अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस को यूज करता है। और जैसे ही ब्रदर शाओ और लूशी उसको एक जगह पे फंसा लेते हैं तो फिर ब्रदर धर्मा यूज करते हैं अपनी बुद्धास हैंड टेक्निक को। लेकिन इस हमले से भी यू यांगजी बहुत ही आसानी के साथ में बच गया था। जैसे ही वो यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है तो बाकी के लोग उसके पीछे भी पड़ गए थे। यू यांगजी कहता है कि बच्चों अब मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, क्योंकि अब उसने अपनी फॉर्मेशन को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में बदल लिया था, जिससे कि वो पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर उन सभी के बीच में आ जाता है। और अपनी पावर अटैक के साथ में सभी की हालत खराब करते हुए वो उन सभी के पास में एक एक करके जाकर उनको धोने लगता है। यहाँ तक कि उसके पास में तो ये भी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी डिसाइपल को टेलीपोर्ट करा के किसी दूसरे के ऊपर फेंक दे रहा था, जिससे कि वो वाकई में अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अब जैसे ही ब्रदर धर्मा दोनों तरफ से ही अटैक करने के लिए आते हैं तो फिर वो अपने आप को टेलीपोर्ट कराते हुए आसमान में पहुंच जाता है, एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को भी बना लेता है, जिसमें से निकलने वाला जो अटैक होता है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा, जिससे कि सभी के सभी लोग ब्रदर धर्मा को उस अटैक से बचने के लिए कहते हैं। वो दोनों ही यूज करने लगते हैं द ग्रेट बुद्धा आर्ट यानी कि पैगोडा पावर को, जिससे कि हमें उन दोनों ही हमलों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक पावर क्लैशिंग देखने को मिलती है। और पैगोडा ने यू यांगजी के उस हमले को भी क्रश कर दिया था। लेकिन यू यांगजी कहता है कि चिंता मत करो बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद अब वो अपने कई सारे फ्रोजन पर्ल्स के अटैक करने लगता है उन लोगों के ऊपर, जिससे कि वो सभी के सभी अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने स्वर्ड्स का यूज कर रहे थे। जिससे कि फिर ब्रदर शाओ ये कहने लगते हैं कि उसके पास में जो मैजिक वेपन है वो अगर हम सभी लोग अपनी ताकत भी मिला दें तब भी उसकी ताकत हम लोगों से भी ज्यादा ही होगी, इसीलिए हम लोगों को किसी ऐसी किलर मूव का यूज करना पड़ेगा जिससे कि वो हमला ना कर पाए और वो घायल भी हो जाए। तो फिर ब्रदर ज़ैंग यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि ठीक है, इस काम की जिम्मेदारी आप लोग मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे कवर करते रहना। जिससे कि सभी के सभी लोग उसको कवर करने लगते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही खास टेक्निक को यूज करने वाला था। जब तक ब्रदर ज़ैंग अपने अटैक को समन कर रहा था तब तक बाकी के लोग जाकर यू यांगजी को फाइटिंग में फंसा लेते हैं ताकि वो ब्रदर ज़ैंग के ऊपर ध्यान भी ना दे सके। ये सारे के सारे लोग अपने पावर का यूज तो कर रहे थे लेकिन उसको हरा नहीं पा रहे थे। जैसे ही ब्रदर ज़ैंग को काफी समय मिल जाता है तो फिर वो सबसे पहले यू यांगजी की फॉर्मेशन को एनालाइज करने लगता है, समझ जाता है कि उसे इसे हराने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेशन के सेंटर में अटैक करना होगा। जिसके बारे में वो जैसे ही समझ जाता है तो वो तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं इस फॉर्मेशन के उन्हीं पर अटैक करो। और ऐसा करते ही यू यांगजी की फॉर्मेशन काम करना ही बंद कर देती है, जिससे कि फिर यू यांगजी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। लेकिन उसके भागने से पहले ही जिंगयू और ब्रदर शाओ हमला कर देते हैं, जिससे कि घायल होकर वो नीचे भी गिर गया था। ब्रदर शाओ कहते हैं कि अभी मौका है, हमला कर दो। जैसे कि फिर ज़ैंग ने सभी की ताकत को मिलाकर अपने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाता है और उसी से हमला कर देता है यू यांगजी के ऊपर। इसको वो अपनी फॉर्मेशन की मदद से रोकने की कोशिश भी करता है और फिर दोबारा से ये सभी के सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने लगे थे। लेकिन ये यू यांगजी तो अभी भी अकेले उन सबको बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिस वक्त पर तभी मौके
मौका मिल जाता है लूसी को अपना अटैक करने का, जिससे कि फिर वो अपने अटैक को डिवाइन थंडर को समन कर लेती है। और अब इन सभी के सभी लोगों ने मिलकर यू यांगजी को ही घेर लिया था, जिससे कि वो मुस्कुराता है और अपनी दोबारा से फॉर्मेशन को यूज करने लगता है। ये फाइट वाकई में देखने लायक होती है कि एक डीमन को हराने के लिए इतने सारे डिसाइपल्स अपनी पूरी जान लगा रहे थे। और फिर लूसी जैसे ही यहाँ पर अपनी डिवाइन थंडर को यूज करने लगते हैं तो फिर उसकी ये थंडर यहाँ पर चारों तरफ ही फैलते जा रहे थे। लेकिन यू यांगजी ना तो कमजोर हुआ था और ना ही अब वो रुकने वाला था। यही चीज उस पर थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, क्योंकि इसकी वजह से अब उस पर हमले होने शुरू हो गए थे और उसकी हालत भी खराब होने लगती है, जिससे कि फिर वो यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ में भागने की कोशिश करने लगता है, जिसको रोकने के लिए जैसे ही लूसी अपनी थंडर फॉर्मेशन का यूज करती है तो ये पूरा का पूरा जंगल बिजली की वजह से चमकने लगा था, जिस फाइट को बड़ी ही देर से देखे जा रहा था शाओ फैन। और इसी के साथ में यह अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा सैटरडे को।